आपके पास हम आएंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे साथ हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, ये जो दौरा है इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन साल के आखिर के महीनों में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये शिखर सम्मेलन अभी जुलाई में ही ये शिखर सम्मेलन रखा गया है। नेटो की बैठक है, वो एक अलग मसला है। दूसरा मामला है कि जो पुतिन और शी जिनपिंग की बढ़ती नज़दीकियां हैं, उत्तर कोरिया का इन तीनों नेताओं के बीच जो एक बातचीत चल रही है वो अपनी जगह है। अमेरिका की वार्निंग अलग है। अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध पश्चिमी देशों ने लगा रखे हैं रूस में। तो ऐसे में मेरा सवाल यही था कि संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम होगा भारत के लिए। जी देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बहुत अधिक महत्ता देता है। और चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, वो गहरे मित्र हैं। समय समय पर वो एक दूसरे की जो है तारीफ भी वो करते हैं, और दोनों ही नेता इन संबंधों की महत्ता को भी जानते हैं। देखिए, विश्व में चाहे कितने भी बड़े परिवर्तन क्यों ना आ जाए, चाहे कैसा भी ध्रुवीकरण क्यों ना बने, भारत और रशिया की ये जो दोस्ती है ये लगातार मजबूत बनी रहेगी। ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये जो दोनों राष्ट्रों के बीच का जो संबंध है, जिसे कि हम स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। और ये संबंध आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। ये सच है कि वर्तमान समय में एक नया पोलराइजेशन दिख रहा है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस, सीरिया जैसे राष्ट्र एक पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। ये विश्वास एक जमाने में थोड़ा कम हुआ था। संजीव जी, रोकूंगा आपको। एक विश्वास कम हुआ था थोड़ा सा जब क्रायोजेनिक जो इंजन था उसकी डील फेल हुई थी। जी देखिए, भारत जो है, जैसे कि मैं कह रहा था कि सभी महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को अधिक से अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है। चुनौतियां अवश्य आती हैं, लेकिन भारत ने एट द सेम टाइम अपने ऊपर भी जो निर्भरता को हासिल करने के लिए, जिसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, इसके लिए भी भारत ने काम किया है। भारत ने अगर क्रायोजेनिक इंजन अगर भारत कहीं से उसे नहीं मिल पाया तो भारत ने इसे स्वयं डेवलप किया। हम अनेक तरीके के ऐसे क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज को स्वयं से ही हम डेवलप कर पाने में सफल हो रहे हैं। तो लेकिन जहाँ तक महाशक्तियों के साथ संबंधों की बात है, तो मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सभी के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं। एक समान जो है आधार पर संबंध स्थापित करते हैं, न कि हम स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में जाते हैं। जब आप किसी राष्ट्र के साथ अलायंस के रिलेशनशिप कर लेते हैं तो फिर उस अलायंस की जो अनेक शर्तें होती हैं उससे बंध जाते हैं। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, उसमें रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका सबसे बड़ा आधार है। भारत अपने विदेश नीति और रक्षा नीति के जो निर्णय हैं वो अपनी राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार करता है, अपने कंसिडरेशंस के आधार पर करता है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर करता है, ना कि किसी के दबाव में आके करता है। चलिए ठीक है संजीव जी, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा, दूसरी तरफ अमेरिका में नेटो समिट शुरू होने जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से ये कहा गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि पीएम के दौरे का नेटो समिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में संदेश क्या जाएगा इस दौरे के जरिए? संदेश तो बहुत पहले चला गया अनन्या जी। हकीकत में देखें तो मोदी 3.0 में ये पहली बाइलेटरल हो रही है, और वो बाइलेटरल कहां पर हो रही है? रशिया के। भारत रशिया की बाइलेटरल मोदी 3.0 को डिफाइन करेगी, मैं तो ये मानता हूं। और इससे पहले हफ्ते भर 10 दिन पहले भारत रशिया के बीच एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत हमें रशिया के 26 पोर्ट का एक्सेस मिलेगा, और भारत रशिया को फैसिलिटेट करेगा इंडो पैसिफिक, जो कि जरूरत है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड फ्रेंडशिप के साथ में आ रही है। जहां नेटो की बात कर रहे हैं आप, तो नेटो तो पिछले 4 साल से अप्रत्यक्ष रूप से
यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ में युद्ध लड़ ही रहा है। आप माने ना माने, बैटलफील्ड यूक्रेन है, नेटो ही लड़ रहे हैं, नेटो फोर्सेस ही लड़ रहे हैं। कितने पैसे वेस्टर्न पावर्स ने रशिया के सामने युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को दिए? अगर उसका एक अंदाजा आप लेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां यूएस की नैन्सी पेलोसी यहां आती है, भारत तिब्बत के 30 शहरों का नामकरण करता है, नैन्सी पेलोसी आके दलाई लामा को मिलती है और जाती है, तब ऐसा कहते हैं लोग कि भारत तो यूएस के गोद में जाके बैठ गया और वो अभी घर नहीं पहुंचती, अनाउंसमेंट होता है कि मोदी जी बायलैटरल में शिखर सम्मेलन में पुतिन से मिलेंगे। जी क्या दर्शाता है? सुधाकर जी भी हमारे साथ हैं। एक ही चीज दर्शाता है, भारत फर्स्ट। जी सुधाकर जी भी हमारे साथ हैं। मैं आऊंगा आपके पास, हिमांशु जी आऊंगा आपके पास। जरा भारत अमेरिका के जो संबंध है उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। भारत अमेरिका के संबंध एक अपनी जगह है, बड़े मजबूत संबंध हैं। सुधाकर जी, क्या असर पड़ेगा इन संबंधों पर, या पश्चिमी देशों से जो संबंध, जो देश यूक्रेन को खुला सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर क्या इस तरह की जो वार्ताएं होती हैं उसका असर पड़ता है? अबुल साहब और अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया और मेरे को पैनलिस्ट साहब को बधाई, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल का उत्तर में एक पहलू ग्लोबल रिलेटेड है, एक रीजनल है, एक लोकल है। जी मेरे को अलाउ करिए, मैं लोकली नीचे लेवल से स्टार्ट करता हूँ। लोकल जब मैं कहता हूँ, इसका मीनिंग ये है कि भारत आज के दिन में या पहले या बाद में कोई भी कदम उठाता है या उठाएगा तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रख के कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए ये कदम उठाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब पहला लीडर है मेरे जानकारी और समझ के मुताबिक इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गोल रखा है लोगों के सामने, विश्व के सामने, भारत के लिए। गोल क्या है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश या एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में वो लाना चाहते हैं। वो होगा, उनका जो सपना है ये पूरा होगा, मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। तो इस चीज को हासिल करने के लिए बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो रशिया का विजिट है इसके साथ जो ताल्लुक रखता है, अलाउ मी टू टच अप ऑन द पॉइंट। सबसे पहला इशू, अगर मैं अपना पांव उनके जूते में डाल के एक प्रधानमंत्री की हैसियत से सोचूं, मेरे लिए दो चीजें आज के दिन में रशिया के साथ उठाना निहायत आवश्यक है। सबसे पहला इशू है स्क्यूड ट्रेड बैलेंस। रशिया जब तक बायलैटरल रिलेशनशिप रशिया और इंडिया, कुछ दिन पहले 7-10 दिन पहले आप सुने होंगे, रशिया का फिनेंस मिनिस्ट्री एज ऑल्सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कह दिया था रूबल और रूपी ये जो ट्रेड सरप्लस चलते जा रहा है रशिया के फेवर में, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। तो ऐसा हालत में आज के दिन में 66 बिलियन ट्रेड बैलेंस है, टोटल बायलैटरल ट्रेड हो रहा है, जिसमें से 62 बिलियन भारत इंपोर्ट करता है रशिया से और 4 बिलियन के करीब US डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस मसले को हल करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को पक्का कुछ ना कुछ सुझाव या कोई पैकेज दिया होगा। जैसे एक सोच विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर इतना सरप्लस रुपीज है तो क्यों ना हम उनके जो मार्केट या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वेस्टर्न सैंक्शन को डेविएट करके या उसको सर्कमवेंट करके वो अभी तक सस्टेन कर पाए हैं, क्यों नहीं इसका इलाज निकाल सकते हैं भारत में। देखिए 2014 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया के साथ बायलैटरली बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड पुतिन साहब के बीच में। उस समय $10 बिलियन का ये था, उसको 30 बिलियन तक ले जाना था उस समय। आज के दिन में उसका कोई गुना ज्यादा हो गया है, 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है। अगर सरप्लस रुपीज है इंडियन रुपीज, तो क्यों ना रशियन कंपनी इंडिया में उसको इन्वेस्टमेंट करके 33 बिलियन आज के दिन में है, उनका टारगेट है 50 बिलियन, क्यों ना उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। ये इसका कुछ सोल्यूशन या हल निकालना जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आज के दिन में हमारा जो एक्सटेंडेड फ्रंटियर है चाइना के साथ,
चाइना जब भी आप देखेंगे हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस के बाद जब भी चाइना के साथ कोई थॉ हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, इस किस्म की एक इंट्रांसिजेंस, इस किस्म की एक इनकर्शन, जोर जबरदस्ती एक्सपेंशन हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं रशिया का नज रहा है, सपोर्ट रहा है। एससीओ के दौरान, ब्रिक्स के दौरान कहीं ना कहीं साइड लाइन में पुतिन साहब की मदद रहा है। तो अगर उनका, हमें मालूम है कि आज के दिन में जियोपॉलिटिकल जो वातावरण हो रहा है, इसमें रशिया ऑलरेडी चाइना के एम्ब्रेस में आ चुका है। तो इसके बावजूद भी रशिया के चंद इरिटेंट हैं। मैं एक हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए बताना, छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बल्शोई आइलैंड है, एक द्वीप है जो रशिया क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। 1994 और 2004 में चाइना का जो गवर्नमेंट है, उनका पार्लियामेंट, जो भी आप सीपीसी कहते हो, वो रेटिफाई किया है कि ये आइलैंड को वो क्लेम नहीं करेंगे। अचानक थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे, ये आइलैंड अचानक न्यूज में आ गया। हिंदुस्तान में वो रीनेमिंग ऑफ इसके साथ वो कह रहे हैं कि 50% वो आइलैंड जो है चाइना का है और 50% रशिया का है। ये किस किस्म के आप प्रोटोकॉल एग्रीमेंट को इस तरफ कर सकते हो, तो कोई पड़ोस देश जो है उसका कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जो पहले झुकाव था रशिया के प्रति, अभी चाइना के प्रति होने लगा है। तो रशिया आज के दिन में सुपर पावर ना हो के भी उसके सपने हैं, उसके एस्पिरेशन। सुधाकर जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसी में एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ। क्या नए ट्रेड रूट को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान का चाबहार पोर्ट है जो 10 साल के लिए भारत ने लीज पर लिया है, और इसके जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस के साथ नए ट्रेड रूट शुरू करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है, और इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत अनन्या, ये ट्रेड के बारे में आप देखिए, कोल, रशियन कोल जो है इज द चीपेस्ट कोल इन द वर्ल्ड कंपैरेटिवली। ऑयल, चीपेस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड। गैस, चीपेस्ट ऑयल। मिनरल, कोई भी चीज आप रशिया से लाते। ये जो आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 7200 किलोमीटर जो लंबाई है, ये पहली बार कोल आ रहा है इस रूट से बाय ट्रेन, और चाबहार से फिर जहाज के जरिए से हमारा मुंद्रा पोर्ट में आएगा। ये आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और ये जो सस्ता कोल के वजह से हिंदुस्तान को बहुत फायदा होने जा रहा है। ये तो सिर्फ कोल का उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे चीजें हैं। कॉपर की बात करिए, जिंक की बात करिए, यूरेनियम की बात करिए, रशिया में इट इज फुल ऑफ प्लेंटी ऑफ मिनरल्स अवेलेबल विद रशिया। लेकिन मेन चीज क्या है अनन्या, कि हिंदुस्तान और रशिया के बीच में जो डिफेंस डिपेंडेंसी है, आप 2009 और 2013 ये टाइम विंडो और 2019 और 23 को अगर कंपेयर करेंगे, 2009 और 13 के बीच में इंडियन डिपेंडेंस ऑन रशियाज हार्डवेयर एंड आर्म्स एंड वेपन्स वाज 76%। आज के दिन में 19 और 23 के बीच में अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखेंगे, सिपरी वाला डेटा को आप कंपेयर करेंगे, इट हैज कम डाउन टू 36%। तो बाकी भारत कहां गया? डाइवर्सिफाई हुआ है। फ्रांस, यूएस 13%, फ्रांस के साथ 33%, इजराइल अबाउट 9%। इसी तरह इधर उधर हम देख रहे हैं। लेकिन the most credible and sustainable and reliable partner has been Russia। ये कम होने के बावजूद भी मैं ये कहूंगा, आज के दिन में एक ही एग्जांपल, जैसे मेरे को पैनलिस्ट साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इस किस्म की लॉजिस्टिक बेसिस का एग्रीमेंट होना नियर टाइम फ्रेम में 26 बेसिस, इट इज अ रिमार्केबल। ठीक है, चलिए थोड़ी राजनीति की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि दौरे पर यहाँ पर राजनीति भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी, मैं प्रोग्राम कर रहा था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि साहब, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरों को एक इवेंट की तरह बना देते हैं, एक तमाशा बना देते हैं। ये गलत है। क्या है इसमें? कबूल जी, मुझे ये बताइए कि इवेंट की तरह बना देते हैं, हर्ज क्या है इसमें? मेरा तो सीधा सवाल उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि उनके जो प्रधानमंत्री थे वो कभी इस तरह का इवेंट नहीं बनाते थे। वो उन्होंने कई मिसालें दी। उन्होंने कहा कि रोनाल्ड रीगन छाता लेकर राजीव गांधी को छोड़ने आए थे, सी ऑफ करने आए थे, गाड़ी तक बिठाया था उनको। अरे भैया, उनके प्रधानमंत्री को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रहा था। हम तो सालों से देखते आ रहे हैं ना। आप कांग्रेस के एक इंदिरा जी को छोड़ के किसी और प्रधानमंत्री को जो इंपॉर्टेंस नरेंद्र मोदी को वैश्विक फलक के ऊपर मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलता था। नहीं, पहले मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था ना। हाँ, तब भारत स्ट्रांग नहीं था, वो बात नहीं है। तब भी भारत स्ट्रांग होने नहीं, मीडिया की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। नहीं, देखिए,
देखिए ये है ना सोशल मीडिया, और आज का मीडिया इतना वैश्विक फलक पर इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि हमको हर एक गतिविधि हर एक नेता की दिखती है, मीडिया जो स्ट्रांग 70 के नहीं था, जमाने में नहीं दिखती थी। पार्टीज के पास आईटी सेल नहीं होता था, वही पॉलिटिकल तो बोल रहा पार्टी हूं होती मैं थी। कि आज इतना एडवांस हो गया है कि हर एक कदम जो मोदी लेते हैं मॉस्को के अंदर, एयरक्राफ्ट से उतरने से लेके वो पुतिन के साथ गले मिलेंगे या एक दूसरे को हाथ हस्तधुलन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में भी लोग तर्क वितर्क करते हैं। और अगर समझ लो दोनों गले नहीं मिले तो भी ऐसा लोग बताएंगे कि ये तो दोनों में अच्छी बन रही है, खाली हैंडशेक करके चले गए। आपने वो विजुअल देखे कि नहीं? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने गए थे तो उनका तो दिमाग कैसा था, वो सामने पुतिन खड़े हैं, उसको छोड़ के उनके जो विदेश मंत्री है लैवरोव, उसके साथ जाके पहले हाथ मिलाने लगे। तो ये भी मीडिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया। तो आज के जमाने में हर एक नेता का पॉलिटिकली अगर हम देखें तो एक एक कदम जो रखते हैं ना वो उनको फूंक के रखना पड़ता है। ठीक है। कहीं भी जाके जैसे ये मैंने बताया कि ऐसा कहने वाले लोग थे वहां पर कि शहबाज शरीफ के कोट का कपड़ा कुछ और था, पैंट का कपड़ा कुछ और था। देखिए ये बातें हो रही हैं, ये सही बात है और ये बातें हो रही है। हमारे यहाँ के भारत के बहुत बड़े एनालिस्ट ने ये बात कही है और जो मैं समझ पाता हूं जी, मैंने ये सब इसीलिए क्यों हो पूछा रहा ये है? सवाल, मैंने इसीलिए पूछा advancement क्योंकि of ये बातें हो technology। रही हैं। हाँ, चलिए संजीव जी ये भी हमारे साथ हैं, advancement- आपके पास हिमांशु जी आगे भी मैं आऊंगे और इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ ही डील को लेकर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी बातचीत संभव है। 2018 में ये डील हुई थी जिसमें से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत को मिले थे, जिसमें से सिर्फ 3 ही मिल पाए और 5 साल में ये डील कंप्लीट होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह संजीव जी जो यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध है वो माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इस पर भी बातचीत हो सकती है? और जो डील है यानी कि 2 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर चर्चा संभव है? जी निस्संदेह इसके ऊपर भी अवश्य बात होगी। और अभी भी अगर आप देखिए तो रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है और पहले के भी जो डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने समय समय पर स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है और अनेक तरीके के जो इक्विपमेंट्स उसमें भी जरूरत उसकी पड़ती है। तो उस सारी सप्लाईज को भी सुनिश्चित करने की दिशा में भी भारत और रशिया आपस में बात करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में एक लंबे समय के बाद ये मुलाकात हो रही है। समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में अंतिम मुलाकात थी, उसके बाद ये मुलाकात हो रही है। और ये जो पूरी बातचीत है ये इंडिया रशिया एनुअल समिट का जो फॉर्मेट है उसके तहत हो रही है। तो इसमें जो कंप्रेहेंसिव तरीके से सारे प्रमुख मुद्दों पर विचार मंथन होगा और जिसमें कि डिफेंस डील, स्पेयर पार्ट्स और S-400 पर भी विशेष रूप से चर्चा होगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत आने वाले समय में जब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगा तो उसमें रशिया ने भारत को Su-57 जैसे विमानों को भी वो देने के बारे में विचार कर रहा है और संभव है कि उस दिशा में भी कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन वो अभी एक दूर की बात है। लेकिन उसके बारे में जो एक कंसिडरेशंस हैं, जो एक जो टॉक्स हैं वो अवश्य इस वार्ता के दौरान भी संभव है। तो ये मेरा मानना है कि ये जो कंप्रेहेंसिव रिव्यू होगा, जो कंप्रेहेंसिव बातचीत होगी, उसमें सामरिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे और जो कुछ एक इशू ऐसे हैं जिसमें कि हमारे कुछ युवाओं को गुमराह करके वहां पर सेना में शामिल कर लिया गया है, उन्हें यूक्रेन के फ्रंट पर उतार दिया गया है, तो वो उनको उन भारतीयों की वापसी कैसे हो और इसके बारे में भी बातचीत संभव है। और दूसरा मैं ये भी अवश्य कहूंगा कि ये जो भारत और रशिया के बीच में ये जो एनुअल समिट हो रही है, एक ऐसे समय पे हो रही है कि जब पूरे विश्व में जो रणनीति का भारत इस बात को अवश्य चाहेगा कि भारत की जो एक इमेज है वो एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बने कि जिसमें कि भारत का जो अप्रोच हो वो संतुलित दिखे। इसी वजह से मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इस रशिया यात्रा के दौरान ऑस्ट्रिया की भी वो जो यात्रा कर रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी है कि जब ऐसे समय में कि जब रशिया और यूरोप के बीच के संबंध बड़े तनावग्रस्त हैं, रशिया और अमेरिका के बीच के संबंध बड़े तनावग्रस्त हैं, ऐसे में भारत
चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, सभी के साथ अपने संबंधों को समान और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। और जाहिर है कि भारत ने इस तरीके की विजिट प्लान की है कि रशिया के साथ ऑस्ट्रिया की भी यात्रा करना, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे जी हिमांशु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, जिन बातों का जिक्र संजीव जी की तरफ से भी किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद अमेरिका की तरफ से तमाम प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए रूस पर, और साथ ही इस पूरे युद्ध में रूस जो है वो अलग थलग पड़ गया था। सिर्फ भारत और चीन ही अब रूस के साथ खड़ा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये दो पक्षीय बातचीत होनी है और आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि ये पहला बायलैटरल है और दुनिया भर में तमाम संदेश तो जाएगा ही, लेकिन इसके साथ ही इन संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका के साथ एक तरफ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, और वहीं रूस और चीन की दोस्ती और वहां पर साउथ कोरिया के साथ रूस की दोस्ती, नॉर्थ कोरिया के साथ। देखिए, भारत ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है बहुत पहले से, हम तो किसी के साथ नहीं है मगर हम सबके साथ हैं। हमारे लिए इंडिया फर्स्ट, भारत की जरूरियातों के हिसाब से उन्हें जो जहां से मिलेगा, सस्ता मिलेगा, किफायती मिलेगा, वहां से भारत लेगा। देखिए, युद्ध शुरू हुआ, भारत ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है, बहुत स्पष्ट कर दिया। मगर जब रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे तो उनसे तेल, क्रूड ऑयल किसने खरीदा? पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं, यू नो समथिंग, आज भी भारत का 42% क्रूड ऑयल रशिया से आयात होता है और सस्ते में आयात होता है, और उस पर तो भारत कितने डॉलर कमा रहा है, क्योंकि भारत वो ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को बेचता है। किसकी बदौलत? सैंक्शंस की बदौलत। तो देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी भारत ने ढूंढ निकाली। जो बात हो रही थी ट्रेड डेफिसिट, यस फिलहाल है, मगर बात ये चल रही है कि जहां पर जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट जो रशिया के अंदर थे वो चले जा चुके हैं, तो वहां पर भारतीयों को इनवाइट किया गया है, यू टेक द स्पेस। तो ट्रेड तो अभी भी बढ़ेगा। डेफिसिट की बात है, भारतीय मार्केट्स के अंदर काफी रशियन कॉर्पोरेट्स आना शुरू हो गए धीरे धीरे। तो एक जमाने में 10 बिलियन का ट्रेड अगर बढ़ के डेफिसिट भले इंडिया की तरफ हो, मगर अगर बढ़ के रशिया के साथ में भी 66 बिलियन तक जाने वाला है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा डिपेंडेंस कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो रहा है। हम देख रहे हैं डिफेंस के मामले में भी, जैसे सुधाकर जी ने बताया, बहुत सही बताया, टुडे वी आर 36% डिपेंडेंट ऑन रशिया, बट दैट इट इज डाइवर्सिफाइड फ्रॉम 76 to 36 इज अ ह्यूज थिंग। और कहीं ना कहीं एक लिवरेज होता है। देखिए, आज के जमाने में जब लोग ऐसा मानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलवेज बिलीव्स दैट वे, विदेशी ताकतें हमेशा ऐसा मानती है, या आप हमारे साथ हो या नहीं हो, मतलब आप सामने वाले के साथ। जबकि भारत कहता है आज का विश्व मल्टीपोलर विश्व होना चाहिए, जहां पर सत्ता का सिर्फ एक ही नहीं, 2 ही नहीं, काफी केंद्र होंगे। अपने क्षेत्र के अंदर भारत सत्ता का एक केंद्र होगा, और यह बात मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से पूरे विश्व को बता दी है। उन्होंने अलग भाषा में कहा कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम विकास नहीं कर रहे, हमारी विकास की गति आज भी विश्व में सबसे बड़ी है, सबसे ऊपर है, 7%, 7.5% के ग्रोथ से हम लोग बाहर चल रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो ऑप्टिक्स है मोदी जी की, वो बहुत स्पष्ट रूप से है, क्योंकि रशिया एक ही राष्ट्र है। ऐसा भाई याद रखिए, जब भारतीय चुनाव चल रहे थे तब रशिया ने ही बताया था वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूएस को, कि यू आर इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ भारत। तो ये बात को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। और जो पर्सनल बोन है भी है पुतिन की और मोदी की, वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैसेज जो स्पष्ट है, वो एक मैसेज, भले ही रशिया और चाइना के संबंध अच्छे हो, मगर भारत के संबंध भी उससे कम नहीं। ये बात चाइनीज डिप्लोमेट्स को, जी जिनपिंग को पता चल जाए, और पता चल चुकी है।
इसी तरह से यूएस को भी बड़ा सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि भैया आप अकेले नहीं हो, और भारत तो विश्व में आगे बढ़ेगा, और भारत चाइना की तरह नहीं है, क्योंकि चाइना आपकी बदौलत ग्रो हुआ, बल्कि भारत अपने बलबूते पे ग्रो हुआ। और हमारे 140 करोड़ के मार्केट को आप कुछ भी कर लो, कितना भी नाटक कर लो, मगर हमें इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। और अभी तो यूएस में नवंबर एंड में चुनाव होने हैं, वो चुनाव होने हैं, उसके बाद समीकरण काफी बदल जाएगा। आज भले ही स्टेट डिपार्टमेंट उनका उल्टा चलता हो हमारे साथ, मगर वो कब तक? उनको ये बात समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि भारतीय मार्केट को गवा के वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसमें ये भारत रशिया की जो दोस्ती है, वो डिफाइनिंग फ्रेंडशिप इट इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, इसके साथ ही मेजर जनरल सुधाकर जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। सुधाकर जी, क्योंकि घूम फिर के तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इस बात पर भी ज़रूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात हमेशा रखते रहे और वो ये कहते रहे कि ये वक्त जो है, ये समय जो है, वो युद्ध का समय नहीं है, ये समझौते का और बातचीत से समस्या का हल होना चाहिए। इस बात पर फोकस भारत करता रहा है। तो क्या इस दौरे के दौरान मीडिएटर की भूमिका में आपको भारत नजर आ रहा है? कुछ ऐसी राय, ओपिनियन? जाहिर सी बात है, पीएम जब पुतिन के साथ होंगे तो इस पर चर्चा होगी। अनन्या, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरा खुद का पर्सनल विचार है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, जो जितना मैं घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, पढ़ा हूँ, लेक्चर दिया हूँ, आर्टिकल लिखा हूँ, मेरे विचार के मुताबिक भारत को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये जो समझौता वाला चक्कर है, ये बहुत डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। जब तक नाटो अलायंसेस या वेस्टर्न अलायंसेस हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करेंगे, तब तक पुतिन, देखिए ये पूरा, मैं अभी यूरोप से होके आ रहा हूँ, अमेरिका घूम घाम के बहुत जगह थिंक टैंक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अमेरिका और यूरोप में लोगों को पता नहीं है किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फंस गए बुरी तरह। बड़े बड़े अच्छे लोग मेरे दोस्त हैं, वो पता नहीं कहाँ फंस गए, वो बाइडेन के चक्कर में। उनको दे डोंट नो हाउ टू रिगल आउट। पुतिन को मालूम है, पुतिन इज द ओनली मैन हु नोज व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग। कल परसों मेरा इंटरव्यू ले रहा था TV9 भारतवर्ष, उनका विचार अलग है कि पुतिन क्या उल्टा सीधा कर रहा है। सॉरी, पुतिन इज द ओनली मैन इन द वर्ल्ड टुडे। ये बड़ा बुद्धिजीवी है, श्रूड है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया है, सोच समझ के 70 साल उम्र होने के बाद भी हॉर्स राइडिंग करता है, फिशिंग के लिए जाता है, एंगलिंग के लिए, ठीक है ना, मोटरसाइकिल चलाता है, अभी देखिए एयरक्राफ्ट चला रहा है। इससे ज्यादा, चाहे आप सोच रहे होंगे ऑप्टिक्स है, लेकिन ये ही द फिटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड टुडे। और जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। जियोपॉलिटिकल दरार ये नहीं है, ये बदलाव है, ये बदलाव है। ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप अनन्या, उसका समय बीत चुकी है। अमेरिका यही सोच रहा है कि 20th सेंचुरी उनका था, 21st सेंचुरी, ये हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी सोच रहे 21st सेंचुरी भी उन्हीं का है। सॉरी, ये अभी शिफ्ट होने लगा है, जैसे कि हमारे हिमांशु साहब कह रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म, ज्यादातर ये शिफ्ट हो रहा है किस तरफ? ये एशिया की तरफ। एक समय था जब पूरा G7 सारे कंट्रीज पूरा टॉप 10 में हुआ करते थे, इकोनॉमी, लीडिंग इकोनॉमीज। आज के दिन में अगर आप टॉप 5 लेंगे, इसमें तो परचेसिंग पावर पैरिटी आप देखेंगे, चाइना सबसे ऊपर, उसके बाद यूएस, उसके बाद आपका जापान, उसके बाद आपका आ जाता है इंडिया के बाद आपका आता है, यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आप गहराई में स्टडी करेंगे, रशिया इज द 5th कंट्री। रशिया इज द 5th कंट्री टुडे फॉर द परचेज। तो इसका मीनिंग क्या है? हाँ, हम कह सकते हैं रशिया इज नॉट पार्ट ऑफ एशिया, दैट इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल्स डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन। बट मैं मानता हूं, लैंड मास आप देखिए, रशिया इज वेरी मच पार्ट ऑफ एशिया। पॉपुलेशन सेंटर्स में भी बायस टुवर्ड्स द यूरोप। लड़ाई तो इसी चक्कर में हो रही है, यूरोप और इसके बीच में। सो देयरफॉर व्हाट यू आर सेइंग इज, नरेंद्र मोदी जी जरूर बोलेंगे यह समय लड़ाई का नहीं है, डिप्लोमेसी डायलॉग के जरिए से समझौता करिए। लेकिन किसके साथ करेगा? पुतिन साहब अगर किसी के साथ समझौता करना चाहेंगे
तो ये है ओनली स्टेक होल्डर इज जेलेंस्की इज द प्रॉक्सी ऑफ द वेस्टर्न अलायंसेस। जेलेंस्की का 17 to 20% लैंड एरिया इज अंडर ऑक्यूपेशन बाय रशिया। पुतिन साहब उसको छोड़ेंगे नहीं। आपकी अगर इजाजत है अनन्या, में 2 पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, टाइम है तो। नंबर 1, हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज के दिन में इंडिया का सबमरीन डेवलपमेंट, एक P-75I, आई मींस इंडिया, ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया गया था 1997 में, लेकिन ये फिट्स एंड स्टार्ट्स में कभी स्टार्ट हुआ उभर के, कभी बंद हो गया। अभी ये बहुत पीछे पड़ा हुआ है। और हमारा जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है अरिहंत, इसी तरह हमें ज्यादा बनाने की जरूरत है। पूरा विश्व में सबको मालूम है कि इंडिया अगर आगे बढ़ा, इंडिजिनसली हुआ है, को जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट डिजाइनिंग के मदद से, रशिया के मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक फोकस एरिया होना चाहिए। नंबर दो डिफेंस प्रोडक्शन में रशिया एक देश है, नो कंडीशंस फॉर इंडिया, अनकंडीशनल कमिटमेंट टू एंड सपोर्ट टू इंडिया। एक ही देश है जो कोई कंडीशन ही ले नहीं करता। आप फ्रांस की बात करिए, सैफरन इंजीन, अमेरिका का बात करिए, G414, हर एक चीज में कहीं ना कहीं कंडीशनलिटी जुड़ा हुआ है, डिस्पाइट ऑल एग्रीमेंट्स। रशिया इज द ओनली कंट्री कि इंडिया है दे दो। नाउ कम टू ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज द मोस्ट sophisticated, state of the art cruise missile in the world. No cruise missile can beat BrahMos today. उसका रेंज 290 किलोमीटर्स, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 700 to 800 किलोमीटर्स। इट इज द बिगेस्ट थ्रेट। चाइना को अगर दबाव में रखना है, क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट ब्रह्मोस के ऊपर फोकस करिए, जो फिलीपींस को हम दे रहे हैं, वियतनाम के साथ बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। तीसरा चीज, हमारा टारगेट है इंडिया एज ए नेशन, वी हैव टू बिकम अ क्लीन, एब्सोल्युटली प्योर एनर्जी, जो बोलते हैं ग्रीन एनर्जी फील्ड में जाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर, रशिया ये दो कंट्री, फ्रांस के अलावा, फ्रांस के काफी बीच में ये आ गया था, काफी स्टॉप ब्लॉक आ गया था, लेकिन रशिया इज द ओनली रिलायबल सस्टेनेबल कंट्री विच इज प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू इंडिया। बहुत सारे ऑलरेडी सेटअप हो रखे हैं। लास्ट पॉइंट अनन्या, इफ यू अलाउ मी, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर केवल नहीं, हमारे जो इमीडिएट नेबरहुड, इसके अंदर चाइना बहुत गहराई में घुस चुका है। ये एक सुनहरा मौका है। जैसे बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने के लिए करीब करीब एक 15 बिलियन का प्रोजेक्ट के लिए रशिया आ चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह जापान आ रखा है, म्यांमार और थाईलैंड में रशिया को लाना निहाती आवश्यक है, चाहे बिम्स्टेक का ऑब्जर्वर स्टेटस लाओ या कुछ करो। श्रीलंका के अंदर रशिया को लाना to contain China. These are the fields we have to keep, designing our architecture so that Russia and China, they keep confronting each other. Russia is not won over by China away from India. ये मेरा back to you. संजीव जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर सुधाकर जी की तरफ से किया जा रहा है कि भारत को मीडिएटर की भूमिका में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पे नहीं पड़ना चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर भारत नहीं तो फिर मीडिएटर की भूमिका में कौन? क्योंकि एक तरफ अमेरिका में नेटो समिट शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर बातचीत, जो कोशिश यही है तमाम देशों की कि हो सकता है भारत जो है इस पर कोई पहल करे कि युद्ध जो है वो रुकना चाहिए। चलिए संजीव जी, शायद आपसे कनेक्ट हमसे नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के